जी जी जी। अच्छा, ऑलरेडी 8 to 9 स्टूडेंट्स तो ज्वाइन कर चुके हैं उसको। रिक्वेस्ट का कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास? लिंक, अच्छा आप रजिस्टर्ड ग्रुप में हो? नहीं हो ना। ये कौन सा ग्रुप है? आप इधर ये नहीं नहीं नहीं, मैंने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर एक लिंक भेजा था। आप लोग रजिस्टर्ड हो? आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है इस कोर्स की अभी? इट्स ओके, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई परेशानी। वो एक बना हुआ है टेस्ट प्रिपरेशन का जर्नल ग्रुप, जिसमें तो 500 अबव स्टूडेंट्स हैं। एक है रजिस्टर्ड ग्रुप जिसमें जिसने फ़ी पे करी है सिर्फ उसको ऐड किया गया है। तो उस ग्रुप में अगर आप ऐड अभी नहीं हुए हैं तो वो आप अभी जाने से पहले बात करके चली जाइएगा। मैं अभी फिर आज रीशेयर कर दूंगी उसके अंदर ना। मैंने इकोनॉमिक्स पोर्शन का एक अलग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैसे एक सेपरेट ग्रुप बना लीजिएगा ताकि वो एक ही जगह पे सारा मटेरियल आ रहा होता है ना, वो मिक्स हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स का मैंने एक अलग से सेपरेट ग्रुप बना लिया था। तो उसमें जो है ना मैं रीसेंड कर देती हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। पहले आप लोग ये कंफर्म कर दें कि आप उस रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर लिंक शेयर किया था। और काइंडली अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी ही है तो आप उसको डिले ना करें अगर पॉसिबल हो। ये इसका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ? तो मैं ओपन करके देखूं या अभी वो कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है सही है, इट्स ओके। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन करी थी हम उसी को देख लेते हैं फिर फाइल कहाँ है? नहीं आई? नहीं, अच्छा तो कहाँ लगेगी? हाँ हाँ, आप ही लगा दें, बेहतर है। आज रात, ठीक है। तो ये बात आप ही क्यों नहीं आके कह लेते एज एडमिन? अच्छा ठीक है, फॉर्म जो है SSTO का वो ठीक है। अच्छा, ये भी मैं मेंशन कर दूं कि SSTO का जो फॉर्म है वो आज रात 12 बजे तक थ्रू इजी पैसा आप लोग सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, जो लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी वो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि फ़र्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने बेस बनाई थी और उसका सारा रीडिंग मटेरियल वगैरह वैसे मैंने सेंड कर दिया है। एक दफ़ा दोबारा से ग्रुप का जो लिंक है वो मैं रीशेयर कर दूँगी रजिस्टर्ड ग्रुप में, जिन्होंने देखा नहीं उस लिंक को, ठीक है ना, ताकि सब उसको जो है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब आप लोगों की सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों ने टाइम निकालना है उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में। हमने अब अपना कुछ इस तरीके से मेथड यूज़ करना है कि हम MCQs के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। अब अपने शुरू में हमने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो? मतलब हाँ, आप आगे आ जाएँ। तो हमने इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बहुत डिस्कशन की थी कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज जो है वो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले तो हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। और क्योंकि इसकी तो हमने अलग से एक सेपरेट डिस्कशन भी कर ली है तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट करा था
उसके जो MCQs हैं वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि जब आप कोई MCQ डिस्कस करते हैं उसका कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ये लास्ट क्लास में ही नोट करा कि अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी और फिर MCQ सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों को तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि मैं MCQs की प्रैक्टिस करवाऊँ और उसी के थ्रू ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, फर्स्ट क्लास हमारी सब ने ली थी ना, कोई किसी ने मिस तो नहीं करी थी? सब थे, आप लोग सब थे ना? आप नहीं थे? अच्छा, ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं ली है अभी उसकी? ठीक है, चलें। आपका इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड है, आप पढ़ चुके हो? नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लाजमी देखिएगा फिर ना। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्योंकि उसमें हमने जनरल और भी डिस्कशन करी थी ना कि क्या हमारा सिलेबस है और हमने कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो फर्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लीजिएगा आज के बाद, वो यूट्यूब पे अपलोड है बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही जनरल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया, हु वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक मेरे ख्याल में मुझे ये था कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को ये बात तो हर किसी को पता होनी चाहिए कि फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं। तो जो एडम स्मिथ हैं, यहाँ इनसे ही इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ था। इससे पहले इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन उसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिली थी। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, वहाँ उस बुक से ही एक तरीके से आप कह लो कि इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली और इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल आप रिलेशंस, इनके साथ एक मिक्स करके पढ़ी जाती थी इकोनॉमिक्स ना। तो एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि मेथडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक्स साइंस जैसी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ परफेक्ट साइंस, और इसकी कुछ रीजनिंग लिखी भी है। आपके लिहाज से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? डी, ऑल द थ्री, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही है। ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, ह्यूमन बिहेवियर को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम प्रिडिक्शन करते ज़रूर हैं बट वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, प्लस इकोनॉमिक वेरिएबल्स की करेक्ट प्रिडिक्शन करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। इकोनॉमिस्ट का कोई एक कॉमन ओपिनियन कभी भी नहीं होता। ये हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये बात समझी थी कि हर किसी का अपना एक व्यू है, ठीक है ना। हो सकता है आपका एक व्यू हो कि पॉवर्टी कैसे ख़त्म करनी है, इनका अपना एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू हो, तो कोई एक कॉमन ओपिनियन नहीं है इकोनॉमिस्ट का। इस वजह से इकोनॉमिक्स को हम परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ काफ़ी आसान है। स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ एक जनरल नॉलेज के लिहाज से क्वेश्चन है, द सेकंड नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बाकायदा कोई कॉन्सेप्चुअली कोई इस पर शायद इतनी बात ना हो, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो प्राइस थ्योरी है। और ये याद कैसे रख सकते हैं आप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने बात करी थी कि हम एक हाउस होल्ड का, एक फर्म का बिहेवियर डिस्कस कर रहे होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई आलू जो है ना 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, अब ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये 100 रुपये कहाँ से आए, ये प्राइस कैसे डिसाइड हुई है। किसी भी मार्केट के अंदर हम जब कोई प्राइस डिटरमिन होती है तो वो कैसे डिटरमिन होती है, ये हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फोर्सेस हैं जो कि एक प्राइस जिनकी वजह से डिटरमिन हो रही होती है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम प्राइस डिटर्मिनेशन को स्टडी कर रहे होते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, ठीक है ना। सिक्स्थ, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट देखें और देखें कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर नहीं होगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। थ्योरी ऑफ, ऑप्शन ए
थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, ये हमने डिस्कस किया था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी अभी मैंने कहा आपको जी। अच्छा, आप वहाँ से देखकर आ रहे हैं नहीं, अभी कॉन्सेप्चुअली आप इसको अगर बताएं तो कैसे बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर और फर्म का बिहेवियर डिस्कस करते हैं। एक कंज्यूमर या एक फर्म का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे यूटिलाइज़ करता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करे, एक फर्म अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करती है कि वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है ना। तो ये जो बिहेवियर है ये हम कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं हो रहा तो देखें, हमने हमेशा एमसीक्यूज़ के फॉर्म में तो ये देखना है ना कि आपने तुक्का लगाने से पहले कॉमन सेंस यूज़ करना है। अगर आपको कोई एमसीक्यू ऐसा है जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। जैसे कि अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये माइक्रो इशू नहीं है। किसी एक इंडिविजुअल के अनएम्प्लॉय होने से हम नहीं कहते इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, ये पूरी इकोनॉमी का इशू है। बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं कि एक बंदा बेरोज़गार हो गया है, यानी ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो इशू नहीं है, मैक्रो इशू है। इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, अभी जो इंटरेस्ट रेट है ये भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ये सेंट्रल बैंक डिटर्मिन करता है इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन करता है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट पूरी इकोनॉमी का है और उसका इफेक्ट भी इकोनॉमी पर आ रहा है पूरी, किसी एक फॉर्म पे, किसी एक हाउस होल्ड पर नहीं आ रहा। इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन भी मैक्रो कॉन्सेप्ट है। पब्लिक डेट, ये तो किसी भी तरीके से माइक्रो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट का डेट जो है तो जाहिर है एक मैक्रो इशू है। तो बचा आपका ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपने ऑप्शंस को निकालना है कि कौन कौन से ऑप्शंस तो है कि ये तो नहीं हो सकते। तो इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन जो है ना वो हम माइक्रो में डिस्कस नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट होता तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं कहलाता, वो तो एक रिवॉर्ड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, जैसे खाली इंटरेस्ट नहीं लिख कर देगा वो आपको, ये कह रही हूँ मैं। खाली इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं बता रहा कि ये माइक्रो में आ रहा है या मैक्रो में आ रहा है, कोई वो आपको कुछ इस तरीके से लिख कर दे से, वो ज़्यादातर थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पब्लिक डेट तो वो टॉपिक ही ऐसा है, वो कोई सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, ये पूरा एक टॉपिक है। पब्लिक डेट का मतलब कि गवर्नमेंट के खर्चे अगर उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट डेट की तरफ जाती है कि भाई बोरो करेगी और फिर उससे डेट बढ़ता है उसका। तो ये तो कॉन्सेप्ट देखकर ही पता लग रहा है कि मैक्रो है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो सिर्फ लिखने से नहीं पता चल सकते कि ये माइक्रो है या मैक्रो का पार्ट है, वो कुछ ना कुछ उनके साथ लिखा जाएगा। अच्छा, 7 वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डज नॉट कवर। जी जी जी। 6 थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर बेस माइक्रो कैसे, क्योंकि ये जो कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड और फर्म का बिहेवियर है ये सिर्फ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, मैक्रो में डिस्कस नहीं करते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक हाउस होल्ड या फर्म कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही होती हैं। ये कभी भी आप मैक्रो में नहीं पढ़ोगे। मैक्रो में हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हर कोई अपना ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज कर रहा है, इस अजम्पशन के साथ हम आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो बिहेवियर है कंज्यूमर का और फर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो में पढ़ा जाता है। मैक्रो में आप कभी भी एक कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं पढ़ोगे, एक फर्म का बिहेवियर नहीं पढ़ोगे। उसमें टोटल डिमांड, टोटल कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड, आप कंज्यूमर स्पेंडिंग पढ़ रहे होंगे, टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग। तो टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग सिर्फ एक हाउस होल्ड की तरफ से नहीं हो रही है, वो सारे हाउस होल्ड्स की तरफ से हो रही है, ठीक है ना। फर्म की बात हो रही है, अच्छा इवन एक इंडस्ट्री की भी बात हो रही है, वो भी माइक्रो में आएगा, ये भी जहन में रखिएगा। अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गए वो माइक्रो है, ठीक है ना। सारी इंडस्ट्रीज मैक्रो में आएंगी, पर अगर किसी सारी इंडस्ट्री में से किसी एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री की किसी एक फर्म की बात हो रही है, वो माइक्रो का पार्ट है। तो जब आप स्पेसिफिक हो रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होगा। वो आपको ऑप्शंस देखकर थोड़ा आइडिया हो जाएगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है ना। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डज नॉट कवर। अब आपको पता चल गया इसमें से कौन कौन से टॉपिक माइक्रो में आएंगे। ये ऑप्शंस आपको इस तरीके से नॉलेज में आपका गेन होगी आहिस्ता आहिस्ता।
अभी अभी बताया था हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट माइक्रो इशू नहीं है, ये मैक्रो इशू है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कवर नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 8 भी इसी से रिलेटेड आ गया, 8 और 9। 8 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आए ना, आपका नाम मैं भूल गई, सॉरी, आपका क्या नाम था? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कोई ऐसा एमसीक्यू है ना जो आपको याद पड़ी कि यार इस तरह का आया था मेरे पास? किसकी बात करी थी हमने? अच्छा, सही सही सही। तो 8 का आंसर क्या होगा आप लोगों के लिहाज से? अच्छा, ए शायद किसी को इस वजह से लग सकता है कि अगर ए के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी को आइडिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट वो तो मतलब एक डॉक्यूमेंट की बात हो गई ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है। इकोनॉमी के अंदर कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो रही होती है, टूरिज्म के थ्रू भी पैसा आ रहा होता है और जा रहा होता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर टर्म की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी का इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है, इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से। ये सारे इश्यूज़ किस में डिस्कस करते हैं हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान का दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ जो भी कनेक्शन है उसकी बात हो रही है। ये माइक्रो इशू नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसी एक कमोडिटी की नहीं हो रही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इशू ढूंढना है आपने इसमें, तो माइक्रो इशू ए नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो इस तरीके से आएगा ना तो अब उसने सेक्टर में एक सेक्टर पे बात कर रहा है वो, ठीक है, कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। एक तो हमें पहली बात ही डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस से थोड़ा सा हम खबरदार हो जाएं कि प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ये मैक्रो के अंदर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लो। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अभी अभी बात करी, मैक्रो इशू है, माइक्रो नहीं है। डी, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड तो जब भी कोई बात आएगी तो वो 99.9% मैक्रो में ही आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक इंडिविजुअल को, एक फर्म को नहीं डील कर रही होती। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर ही आता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम माइक्रो में पढ़ते ही नहीं हैं, वो पढ़ते ही हम मैक्रो के अंदर हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 9 भी बता लें आप आई थिंक 9 आप देखकर इजीली बता देंगे। अब सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा फिर बताइएगा। महक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ए और सी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ए कलेक्टिव डिसीजंस की बात कर रहा है, सारे हाउस होल्ड्स और सारे प्रोड्यूसर्स की कलेक्टिव डिसीजंस की, और सी क्या कह रहा है? इन पर्टिकुलर मार्केट, द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन पर्टिकुलर मार्केट। तो इसने इसको माइक्रो बना दिया है कि किसी एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। टोटल आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिव वे में नहीं देख रहे हैं, स्पेसिफिक होकर देख रहे हैं, तो सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जी 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 जी, पर्टिकुलर मार्केट होना चाहिए, ये एस हट जाना चाहिए। अच्छा जी, ये तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रा क्विकली करें, ये आसान से एमसीक्यूज़ हैं, स्पेशली जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली हुई है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर,
अब आपकी कंफ्यूजन बी और सी के दरमियान होनी चाहिए। सी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, मनी लैंड की एग्जांपल ली थी कि भाई उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, पैसे का किसी भी रिसोर्सेज का कोई एक यूज़ नहीं है, तभी आपको फिर क्या के यूसेस बहुत सारे हैं तो फिर आपको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, आपको डिसीजन इसी वजह से तो लेना पड़ता है कि भाई लैंड के ये सारे यूसेज हैं, मैं लैंड को किस यूज़ में यूटिलाइज़ करूँ, मैंने अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है। ये डिसीजन जब भी आप लोगे जब आपको पता होगा कि मेरे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो मैं कहाँ एलोकेट करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 11 क्या है, व्हाट विच मस्ट फॉलो व्हेन स्कार्सिटी एग्जिस्ट। स्कार्सिटी है तो कंज्यूमर हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है, डिसाइड करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वाई इज चॉइस सेंट्रल टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको बहुत इजी वे में सोचें कि चॉइस मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसके अंदर चॉइस क्यों इतनी सेंट्रल है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है, साथ ही साथ उनके यूसेज ऑल्टरनेटिव हैं, इसलिए आपको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर हर रिसोर्स का एक ही यूज़ हो तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग क्या लेनी है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग तो जब ही लेनी पड़ती है जब ज़्यादातर रिसोर्सेज के क्या हो, ऑल्टरनेटिव यूजेस हों, ठीक है। 13 आसान है, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। 14 व्हाट इज़ द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी आसान है। फंडामेंटल अजम्पशन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, बेसिक या फंडामेंटल प्रॉब्लम एक ही है, स्कार्सिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है ना, यही तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये वही वाली बात है। 15 कंसिडर अ वर्ल्ड विदाउट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। बी या डी, अब सारे ऑप्शंस को देख लेना आप। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई चीज़ लिमिटेड नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसकी तो कोई प्राइस ही नहीं हुई। प्राइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कार्सिटी की वजह से ही तो आया है कि भाई उसकी, क्योंकि सप्लाई साइड से लिमिटेशन है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट है तो प्राइस है उसकी कोई, तो प्राइसेस नहीं होंगी, मार्केट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ अनलिमिटेड है तो आपको मार्केट्स की ज़रूरत ही नहीं बची, ठीक है। इकोनॉमिक्स वुड नो लॉन्गर बी अ यूजफुल सब्जेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो बनी है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही स्कार्सिटी है, यानी ऑब्जेक्टिव तो नहीं, मेन प्रॉब्लम स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, जब स्कार्सिटी की प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी तो इकोनॉमिक्स का कोई जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू डील विद स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वही ख़त्म हो गया, ठीक है ना, कि कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बस जो बता देते उसको क्विकली आप लोग जवाब देते हैं ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैंने हर तरह से क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं ना आप, क्योंकि ये आपका पहला पार्ट है, ये इतने आसान एमसीक्यूज अब नहीं आने आपके पास, मतलब इस फाइल के बाद ये बस पहली और आखिरी फाइल है जिसमें आपको इतने आसान एमसीक्यूज देखेंगे, इसके बाद लेवल अलग होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं देख रही थी तो मैं खुद हैरान हो रही थी, मैंने पिछली दफ़ा मतलब इतने मुश्किल टॉपिक कैसे समझा दिए थे इन लोगों को 1 मंथ के अंदर। ये वो होता है, आपने सुना होगा ना, दरिया को कूजे में बंद करना, ये वो वाली बात है कि मतलब एक बच्चा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ भी नहीं हो उसको इतने लेवल पर लेकर चले जाना कि वो एमसीक्यू सॉल्व कर ले, ये मुश्किल काम है। तो अल्लाह हिम्मत दे इस दफ़ा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स मैं बता दूं जिनको क्लियर नहीं है,
कल हम फ्री रिसोर्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स फ्री रिसोर्सेज कहलाते हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और इसके अंदर हमने कहा था 3 चीज़ें आती हैं, एयर, सनलाइट और वाटर। वाटर के अंदर भी मैंने बताया था कि अगर वो किस तरह की कोई केस ऑप्शंस दे तो आपको जहन में होना चाहिए कि ड्रिंकेबल वाटर जो है उसमें भी स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। पीने का साफ़ पानी, क्लीन वाटर, वो भी जो है ना वो लिमिटेड है। लेकिन इन जनरल वाटर की अगर बात करें तो वो फ्री गुड्स में आता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जिनकी सप्लाई साइड से लिमिटेशन है, कि लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, वो फ्री रिसोर्स का पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, तो ये सारे के सारे ही लैंड, लेबर, कैपिटल सारी ही इकोनॉमिक रिसोर्स हैं आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स, तो एयर, सनलाइट, वाटर, ऑल द 3। इसके अलावा बहुत ही मुश्किल है कि कोई फ्री रिसोर्स में आए, ज़्यादातर यही 3 आते हैं। 20 से चलें, अब थोड़ा सा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आ रहे हैं जो कि हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस में बाकायदा ये हेडिंग के साथ है। व्हाट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्विक। 20 का क्या है? मनी, ठीक है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसोर्स एज द टर्म इज़ यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट? ये भी वही हो गया, ये भी मनी हो गया। कैपिटल की डेफिनेशन बताइएगा, एज एन इकोनॉमिस्ट कैपिटल का क्या मतलब है? 22। ये सी किसकी डेफिनेशन है? कैपिटल, कैपिटल कोई प्रोसेस है क्या? ये तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, यानी रिसोर्सेज को एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है ना। कैपिटल तो उन चीज़ों की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी मैन मेड प्रोडक्शन हुई हुई है, इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं और उनके थ्रू इंसान दूसरी चीज़ों को बना रहा है। ये थी कैपिटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन। मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब आ रही थी। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ इनकम अर्नड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो हमने कल रिवॉर्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिवॉर्ड नहीं है, जिसको हमने एज अ रिवॉर्ड नहीं पढ़ा? टैक्सेस। टैक्सेस किसी भी फैक्टर का रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फॉल्स? जी, नहीं, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अभी हम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं, रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिल्कुल उज़ैर, यासिर और किसने जवाब दिया भाई हमें? महक, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तुम लोगों को इतना सोचने में सॉरी इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैपिटल का मतलब हमने मनी नहीं लिया था ना, ये आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट क्लास लिया आपको तो याद होगा ना, हमने मनी को कैपिटल की डेफिनेशन से निकाल दिया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टर्म्ड कैपिटल मीन्स द मनी विच द ओनर्स नीड इन ऑर्डर टू सेट देयर फर्म्स अप। तो ऐसा नहीं है, हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल में मैन मेड रिसोर्सेज लेते हैं जिनके थ्रू आप अदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मनी नहीं लेते, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं यानी ट्रू हैं, तो इससे आपके और कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए कि लैंड नेचुरल रिसोर्स है, लेबर ह्यूमन रिसोर्स है, रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो एमसीक्यू से काफ़ी इस तरह से ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। 25 इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ?
capital. Which term is used by economists for the income received by the factor of production enterprise? Enterprises यानी जो entrepreneur है उसके बदले में क्या income मिल रही होती है? Profit हो रहा होता है. Which one is non-human factor? Non-human तो land ही है. 28. The physical effort of people to produce goods or services describe which factors of production? तो ये भी इतना जनरल तो क्वेश्चन है, लेबर है बिल्कुल. कहाँ किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, there are 4 main factors of production, each of which has an economic reward. Which one of the following statement about factors of production is not correct? ये देखिए, हो सकता है इतने आसान एमसीक्यूज नहीं आए आपके पास, लेकिन इन एमसीक्यूज से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. यानी जो मैंने छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाए हुए ना, इससे क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब वो जो भी एमसीक्यू दे आपको पता है, ठीक है, तो आपके खुद ब खुद आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे. तो मैंने इसके मैक्सिमम बनाने की कोशिश करी है. बिल्कुल ठीक है. आई थिंक ऑप्शन डी सब भी बता सकते हैं. लैंड जो है वो रेंट से रिवॉर्ड उसका होता है, प्रॉपर्टी से कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं है. तो 30 है, व्हाट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन हेयर ड्रेसिंग बिजनेस? इस तरह की कोई सिनेरियो आपके पास सिनेरियो की तरह से भी आ सकता है कि इस सिनेरियो में कैपिटल क्या है, लैंड क्या है, लेबर क्या है. हेयर ड्रेसिंग शॉप किस में जाएगी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में. बिल्कुल ठीक है, लैंड में डाल देंगे हम इसको. हेयर ड्रायर किस में डालेंगे हम? कैपिटल में. मैन मेड गुड यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विस, ठीक है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं. हेयर ड्रेसर कौन है? हेयर कट ये तो खुद सर्विस है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है. 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बी. अच्छा, उन्होंने रिवॉर्ड नहीं पूछा है, उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में कौन सा? तो सी होगा ना. द स्किल ऑफ द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस, ये लेबर के अंदर, ठीक है. बाकी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं जा रहा. ए और बी तो रिवॉर्ड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट. 32. द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पढ़ाया था लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट. 33. अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज सेक्रीफाइस्ड व्हेन अ डिसीजन इज टेकन? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. आपने पिछली दफ़ा अटैम्प्ट करा था नहीं? अच्छा, तो आपको वीडियो कहाँ से मिली जो आप कह? अच्छा, 34. What is the opportunity cost to an unemployed worker who becomes employed? बड़े ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े एफिशिएंट चल रहे हैं, मतलब अभी एमसीक्यू में आती नहीं है उनके जवाब आ जाते हैं, ज़बरदस्त. एक बंदा जो अनएम्प्लॉय था वो एम्प्लॉय हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो लेजर जो वो एंजॉय कर रहा था वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. 35 भी इसी से रिलेटेड है. स्टूडेंट डिसाइड टू स्टे इन हर रूम टू डू सम वर्क रादर देन गोइंग टू द सिनेमा. हाँ बिल्कुल. व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हर डिसीजन? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो काम आप नहीं कर सके, जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, उससे जो बेनिफिट आपको मिल सकता था, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना. तो आप सिनेमा नहीं गए, आपने अपने रूम में आपको जो भी काम करना था उसके लिए आपने डिसाइड करा कि मैं अपने ही कमरे में रहूँगा, अपने इधर ही रहूँगा,
तो सिनेमा जाके जो आपको इन्जॉयमेंट आपको मिल सकती थी वो अब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, कि आप सिनेमा नहीं जा सके। अच्छा, बाकी अगर आप पढ़ो, मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग बाकी ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लें, ठीक है। तो बी तो उसकी कॉस्ट नहीं है ना, ये तो उसका बेनिफिट है जो उसको मिलेगा इस काम को करने का, कि जो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जिस लिए भी रुकी है अपने, तो उसकी वजह से उसकी मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ये उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और जो सी और डी है ये तो सिनेमा जाने की कॉस्ट है। सी बी द इंक्रीज इन हर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक तरीके से जो सिनेमा जाने से उसने अवॉइड करा। अच्छा, ये इसमें ना दो चीज़ें आ जाती हैं, मैं यहाँ पे आपको रेफ़र कर दूँ। एक होती है, ये आगे आएगी आपके पास, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये मैं थोड़ा बता दूँ कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले पार्ट में ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि वो अगर घर रुक कर काम कर रही है तो उसका बिल बढ़ गया, तो ये कॉस्ट क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉस्ट ना इकोनॉमिक्स में हम दो तरह की कॉस्ट पे बात करते हैं। एक कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, कुछ कॉस्ट होती है ना जिसमें जेब से पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा होता है कि भाई लेट्स से आप घर में रुके, अब आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, अब ये बिल आपको देना है, ठीक है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको पैसे जाते हुए नज़र आएंगे ना, भाई मैं ये कुछ ख़रीदा, पैसे देने हैं। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसमें पैसा बाज़ाहिर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या कोई बाज़ाहिर देखा जाए तो कॉस्ट नहीं आ रही, जैसे कि सिनेमा जाके जो उसको इन्जॉयमेंट मिल सकती थी अब वो उसको नहीं मिलेगी, तो ये कोई रियल टर्म में तो कॉस्ट नहीं है ना। एक अकाउंटेंट इस कॉस्ट को देखेगा कभी, या कोई जो प्रॉपर जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली, तो हम ये कॉस्ट लेंगे, इसको ऐसा कॉस्ट कंसिडर करेंगे? नहीं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये भी आपकी डिसीजन की कॉस्ट है, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं, यानी अकाउंटिंग के अंदर जब भी आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट, जिसमें आपको पैसा जाता हुआ नज़र आए, भाई मैंने लेबर्स को इतनी सैलरी दे दी, मैंने ये जिसमें पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है? जो आपकी डिसीजन की कॉस्ट है, जिसमें आपको पैसा जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, आप एक जगह जॉब कर रहे थे, आपने डिसाइड करा फॉर सम रीज़न कि मैं जॉब छोड़ के ना बिज़नेस करूँगा अपने, ठीक है ना। अब उस बिज़नेस करने की एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि आपको एक जगह चाहिए, आपको कुछ लेबर्स चाहिए, उनको आपको सैलरी देनी होगी, लैंड चाहिए, शॉप चाहिए, उसको रेंट देना पड़ेगा, ये सब आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जिसमें पैसा आप दोगे किसी को, ठीक है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है इस बिज़नेस को करने की, कि वो जो आप पहले अपनी सर्विसेज दे रहे थे और वहाँ से जो आपको सैलरी मिल रही थी, अब वो आपको क्या करनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब वो जो आप सैलरी सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप किसी को कुछ पे तो नहीं कर रहे हो ना। बज़ाहिर देखा जाए तो कोई कॉस्ट, आपकी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कह रहे हैं कि ये भी एक कॉस्ट है जो आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? एक कॉस्ट जिसमें पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है, मैं लेबर को पे कर रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ, ये सब वो कॉस्ट में जेब से पैसा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मेरे डिसीजन की वो कॉस्ट जिसमें जेब से पैसा तो नहीं जा रहा, बट मैं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो वो जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, उससे जो भी मुझे फ़ायदा हो सकता था वो अब मुझे नहीं हो पाएगा, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। ये कॉस्ट तो हर कोई रिकॉर्ड करता है, एक अकाउंटेंट हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट हम कहते हैं कि एक्सप्लिसिट के साथ साथ हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक्स में ही मिलेगा। 36। अच्छा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था नॉर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का, तो उसको जहन में रखते हुए 36 का क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? ये तो ठीक है।
सी, ये ओपिनियन है, ठीक है। शुड बी, ऑट टू बी, वैसे भी जब भी आपको स्टेटमेंट्स में देखेंगे वो नॉर्मेटिव नेचर हो जाती है। 37 सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इन्वेस्ट हिज टाइम एंड कैपिटल इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 38 भी मैंने एहतियातन ऐड कर दिया था क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस कहलाते हैं, और जब एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले इन क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो फिर मैंने एज अ जनरल इसको भी ऐड कर दिया कि आप लोगों को पता होने चाहिए। और वो क्वेश्चंस क्या हैं कि हर सोसाइटी इन क्वेश्चंस को आंसर करती है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, या इसको बहुत सिंपल वे में देखें तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हर सोसाइटी एड्रेस करती है। क्या प्रोड्यूस करना है? अच्छा ये क्वेश्चन क्यों रेज हुआ? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बजट में किसी टाइम डिफेंस पे ज़्यादा लगा देती है, शोर मच जाता है यहाँ पे, भाई हमारे बजट का अच्छा खासा पार्ट डिफेंस पे चला गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है अगर डिफेंस पे ज़्यादा लगा दोगे तो एजुकेशन, हेल्थ और अदर सेक्टर्स के लिए इतने पैसे नहीं बचेंगे, बाकी सेक्टर सफ़र करेंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हर सोसाइटी इसको आंसर करती है क्योंकि वी हैव डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को आप लेबर इंटेंसिव मेथड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव मेथड क्या होता है? इसमें लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, कैपिटल्स में कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कौन से मेथड को यूज़ करके प्रोडक्शन करनी है। थर्ड, जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? पूरी इकोनॉमी के लिए बन रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए बन रहे हैं जो हार्ड वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए बन रहे हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। हर इकोनॉमी को इसका डिसाइड करना पड़ता है और इसी के बेसिस पर हमारे पास 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स आ जाते हैं जो अगर हमें टाइम मिला तो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जनरल आप लोगों का थोड़ा बहुत इसके हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग है कि कैपिटलिज्म आप लोगों के लिहाज से कौन सी इकोनॉमी होगी जिसको हम कहेंगे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, अब बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं आपसे बिल्कुल बेसिक फीचर्स बताऊं तो कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम से कम होती है, जिसमें इंडिविजुअल्स को राइट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो जो प्रोड्यूस करना चाहें, जैसा प्रोड्यूस करना चाहें, जिसके लिए प्रोड्यूस करना चाहें। यानी अगर कैपिटलिज्म सिस्टम होगा तो इन सब का आंसर डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इंडिविजुअल्स डिसाइड करेंगे। सोशलिज्म होगा तो ये सब क्वेश्चंस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रोड्यूस करना है जो गवर्नमेंट को बेहतर लगेगा सोसाइटी के लिए, वो उस पर फोकस करेगी। कैसे प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी को देख रही होती है, लेकिन अगर एक प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा होगा वो उसको नहीं देगा जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं को देगा जिनके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है ना। तो इसके डिफरेंट आखिर में जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कैपिटलिज्म के अलग हैं, सोशलिज्म के अलग हैं। मिक्स इकनॉमी जिसमें आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी दिख रही है, प्राइवेट भी आपको इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं कि भाई उनको भी फ्रीडम हासिल है, ठीक है ना। तो डिटेल में नहीं, बट आपको एटलीस्ट ये थोड़ा सा अपने पास इसके पॉइंट्स बना लीजिएगा इन केस के इसमें से कोई आपकी क्वेश्चनिंग हो गई। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसके एंड में कॉन्सेप्ट दिया था इन्फीरियर गुड्स का, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये कौन से गुड्स होते हैं? सेकेंड हैंड गुड्स। और इनकी जो डिमांड है उसका रिलेशन हमेशा इनकम के साथ देखेंगे, प्राइस के साथ नहीं देखेंगे हमेशा। नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का जो ताल्लुक है वो हमेशा इनकम के साथ देखा जाता है। ये मैंने स्लाइड्स भी भेजी थी आप लोगों को। तो इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन चीज़ों की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इनकम बेहतर होगी तो मैं सेकेंड हैंड चीज़ें नहीं खरीदूंगी, मैं बेहतर चीज़ की तरफ जाऊंगी। और लास्ट MCQ है रिलेटेड टू नॉर्मेटिव, ये भी मैंने ऐड कर दिया जस्ट कॉन्सेप्चुअली
कि भाई आप लोग क्लियर रहें। नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद द फैक्चुअल क्वेश्चंस, फॉल्स। ये पॉजिटिव साइंस होती है जो फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है, नॉर्मेटिव साइंस में तो आप ओपिनियंस वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बेसिक जो है ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है, आपकी इकोनॉमिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ डेवलप हो गई है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डिमांड के हवाले से हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स पे बात करी थी, आई थिंक कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पे बात कर ली थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हमने प्राइस, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस, ये सब डिस्कस कर ली थी। अच्छा जी, अब ये जो फाइल है इसमें हम हमारे सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और डिमांड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। देखो, इकोनॉमिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हालांकि लॉ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट भी तो भाई बादशाह हैं, वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी, हम जो टर्म यूज़ करें। लॉ बेसिकली वो टर्म जब यूज़ होती है जब कोई ऐसी आप थ्योरी दे रहे हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। हालांकि इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही है और ह्यूमन बिहेवियर जो है ना उस अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो आप उसमें एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लॉ का नाम दिया है। अच्छा, दो तीन जनरल बातें जो शायद हमने डिस्कस भी करी थी, दोबारा कर रही हूँ। जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो बेसिकली उस थ्योरी में आप दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन डिस्कस कर रहे होते हो, ठीक है, कि वेरिएबल ए का वेरिएबल बी के साथ क्या रिलेशन है। और जनरली एक वेरिएबल आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा वेरिएबल आपका जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी आप ये देख रहे होते हो कि वेरिएबल ए के चेंज होने से वेरिएबल बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हर थ्योरी में आप दो वेरिएबल्स का रिलेशन देख रहे हो, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, इसके चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा। लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड में जिन दो वेरिएबल्स का आपस में हम रिलेशन देखते हैं वो है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। यानी किसी भी चीज़ की प्राइस चेंज होने से उस कमोडिटी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। और हमने एक अजम्पशन के साथ ये बात कही थी कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, और वो अजम्पशन क्या है, वो अजम्पशन है कि अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। या अदर थिंग्स कौन से, हमने डिटर्मिनेंट्स के अंदर कहा कि सिर्फ प्राइस तो नहीं हमारी डिमांड को इफेक्ट करती, इनकम भी करती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस भी करती है, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस भी करती है, हमारा टेस्ट भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई लेकिन साथ ही साथ मेरी इनकम भी बढ़ गई, तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, मुश्किल हो जाएगा बताना हमारे लिए, क्योंकि प्राइस का बढ़ना परचेजिंग पावर को कम करता है, इनकम का बढ़ना परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, नेट इफेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा एट अ टाइम हम हमेशा एक ही वेरिएबल को चेंज करेंगे और बाकी सारे वेरिएबल्स को क्या एज्यूम करेंगे कि दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग। तो हमें दो का आपस में प्योर रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये जो अजम्पशन है इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है इकोनॉमिक्स में, वो लिख लीजिएगा, शायद ऐसा कोई एमसीक्यू भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हो, सेटरस पैरेबस। सेटरस पैरेबस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अक्सर आप ये अजम्पशंस देखेंगे, सेटरस पैरेबस, यानी जिस थ्योरी में जिस फैक्टर वेरिएबल की बात हो रही है उसके अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगा। अजम्पशन ज़रूर होती हैं पर इकोनॉमिक्स में उनके लिए इस अजम्पशन के लिए टर्म यूज़ होती है। हर सब्जेक्ट के अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अपना एक तरीक़ेकार है ना। लॉ के अंदर आप लिखोगे तो लॉ की अपनी लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अच्छा,
तो ये जनरल बातें पता करने के बाद अब आप MCQ पे आ जाएं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, एक ऑप्शन ए एक ऑप्शन बी, ठीक है, दोनों बात कर रहे हैं कि डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक इकोनॉमिक्स का एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम इकोनॉमिक्स में डिमांड इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं, क्वांटिटी डिमांड और यहाँ एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड कर रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन जनरल जब हमारे सामने कोई ये दो टर्म्स यूज़ करता है तो हमारे नज़र में दोनों बराबर हैं, भाई कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है, क्या मसला है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इन दोनों टर्म्स के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? जब भी हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट आता है किसकी वजह से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड पे इफेक्ट आता है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्वांटिटी डिमांड। जब भी डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, कमोडिटी की अपनी प्राइस। ये थोड़ा सा या फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों के लिए तो काफ़ी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जब हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट आ रहा होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने की वजह से, किसकी प्राइस, कमोडिटी की अपनी प्राइस, तो हम इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्वांटिटी डिमांड। और जब किसी अदर फैक्टर्स की वजह से, अब ये अदर फैक्टर्स कौन से होंगे भाई, प्राइस के अलावा हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, जितने भी अदर फैक्टर्स पढ़े वो भी तो डिमांड को इफेक्ट डालते हैं ना। अगर उनकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड, यानी उसके लिए हम डिमांड की टर्म यूज़ करेंगे। अभी डिमांड चेंज हो रही है, इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। ये प्लीज़ अभी आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपने फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है। अब एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ होगी या डिमांड की टर्म, क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा फैक्टर के साथ हम रिलेशन बता रहे हैं, कमोडिटी की अपनी प्राइस, यानी टी की प्राइस चेंज होने से टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ होनी चाहिए। कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही है, मिल्क की प्राइस चेंज होने से टी की डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो चेंज इन डिमांड के अंदर आएगा। थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा, ठीक है ना। अगर जिस कमोडिटी की बात हो रही है उसकी अपनी प्राइस चेंज हो रही है, उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर उसकी प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर डिमांड को चेंज कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ए है स्मॉलर इज द डिमांड फॉर द गुड, बी है स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कौन सा ऑप्शन है, कैसे? अदर थिंग्स तो हमने सेम कर दी ना, अदर थिंग्स तो चेंज ही नहीं हो रही, प्राइस चेंज हो रही है, तो प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आएगा वो तो क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा, अदर थिंग्स तो चेंज ही नहीं हो रही ना। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, अब ये कुछ एमसीक्यूज मैंने लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही रखेंगे, पहले ये क्लियर हो जाए अच्छे से। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड वेरी इनवर्सली विद इट्स प्राइस, डायरेक्टली विद पॉपुलेशन, डायरेक्टली विद इनकम या इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
तो सबसे पहले तो फर्स्ट एमसीक्यू में ही क्लियर कर दिया कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस का किसके साथ रिलेशन बताता है, क्वांटिटी डिमांड का किसके साथ रिलेशन बताता है, प्राइस के साथ, ठीक है ना। और क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड का रिलेशन इनकम के साथ भी है, पॉपुलेशन के साथ भी है, अदर गुड्स की प्राइस के साथ भी है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ उसका रिलेशन किसके साथ बताता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो क्योंकि उसकी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तो आप उसी लिहाज से आंसर करेंगे। अच्छा, थर्ड वाला मजीद, जो हमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट क्लियर करें उनको मजीद इंडोर्स कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो उसका मतलब है अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें क्लियर है आप लोग, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी। किसी और ऑप्शन पे तो कोई वो नहीं जा रहा किसी का, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या मसला है, इन्वर्स रिलेशन ही नहीं दिख रहा। प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है ना, प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए। फर्स्ट में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ सेकंड में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। थर्ड में भी आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, और डी में तो कह रहा है कोई रिलेशन ही नहीं है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज आ ही नहीं रहा। तो ऑप्शन बी ही खाली करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 4 है द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। अब इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके 3 तरीक़ेकार होते हैं। नंबर 1, हम उस थ्योरी को स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट है, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड, द लोअर द प्राइस ऑफ अ गुड द हायर ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। ये स्टेटमेंट हो गई सेट्रस पैरेबस। सेकेंड फॉर्म होती है उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कि आप उसका एक टेबल बनाते हैं, हाइपोथेटिकल फिगर्स के थ्रू आप उस रिलेशन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक टेबल बनाएं लॉ ऑफ डिमांड का, और लॉ ऑफ डिमांड किसकी बात करता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की, कि भाई इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हम उसको नंबर की फॉर्म में दिखा दें कि प्राइस बढ़ रही है 1 2 3 4 5, तो क्वांटिटी डिमांड को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो जो बात स्टेटमेंट में करी वही बात किस में दिखनी चाहिए, टेबल में भी दिखनी चाहिए, शेड्यूल में भी दिखनी चाहिए, ठीक है। थर्ड मेथड क्या होता है, जो कि इकोनॉमिस्ट का सबसे फेवरेट है, और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पेपर में आपके पास ग्राफ आए या ना आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा जो प्राइस वेरिएबल है वो कहाँ प्लॉट होता है, वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट होता है, वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, वाई एक्सिस इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, प्राइस प्लॉट होगी। ऑल्दो प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अकॉर्डिंग टू रूल, मैथ्स रूल, उसको कहाँ प्लॉट होना चाहिए, पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ मैं। मैथ्स का सिंपल रूल पता है आप लोगों को, कि मैथ्स के अंदर जब कोई इक्वेशन लिखते हैं आप, थोड़ी बहुत तो मैथ्स आती ही होगी ना, ऐसी बातें नहीं करो या अल्लाह। तो इस दफ़ा क्या करने का इरादा है, नहीं मैं बहुत कोई आपसे हाई फाई मैथ्स नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, इस तरह की कोई इक्वेशन लिखी हुई देखिए, बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ आपको, y = 2x। अब आप ये बताएं
कि क्या आप देखकर बता सकते हैं कि x के चेंज होने से y पे इफेक्ट आएगा या y के चेंज होने से x पे इफेक्ट आएगा? इक्वेशन जिस तरीके से लिखी गई है ये आपको ये बता रही है कि अगर मैं x की वैल्यूज़ चेंज करती रहूँगी तो y की न्यू वैल्यूज़ आती जाएंगी। x को 1 लिखूँगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2, 2 1 जा 2। x की वैल्यू 2 रखूँगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। ऐसा ही है, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, ऐसा ही है। y डिपेंड कर रहा है x पर, ये कह सकती हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ बनाते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको कहते हैं x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसको कहते हैं y एक्सिस। इस वजह से कि x एक्सिस को x एक्सिस कहते हैं इस वजह से कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो चेंज क्रिएट कर रहा होता है, जो वजह बन रहा होता है, वो x एक्सिस पे प्लॉट होता है और जिस पे इफेक्ट आ रहा होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो कहाँ प्लॉट होता है? y एक्सिस पे प्लॉट होता है। ये मैथ्स का रूल है। इकोनॉमिक्स में इस रूल के साथ थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेशन होती है इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड स्पेशली और लॉ ऑफ सप्लाई, कि जब भी प्राइस का वेरिएबल आता है, प्राइस क्या है? प्राइस वजह बन रही है ना डिमांड के चेंज होने की। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग कहाँ प्लॉट होनी चाहिए? एक्स एक्सिस पर, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसको कहाँ प्लॉट करते हैं? वाई एक्सिस पर। ये सिर्फ प्राइस के अंदर है, ठीक है। जब भी प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस की बात होगी ना, लेबर की प्राइस क्या है? वेजेस। कैपिटल की प्राइस क्या है? इंटरेस्ट। कमोडिटी की प्राइस प्राइस ही है। तो जब भी प्राइस की बात होगी वो कहाँ प्लॉट होगी? वर्टिकल एक्सिस पे। अब मैं आपको डेली बेसिस पर कुछ छोटे मोटे काम देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि अगर ये सारा पढ़ाने लग गए तो भाई हो गया काम। तो आप लोगों ने क्या करना है? कुछ ग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये ग्राफ पेपर में नहीं बनाने हैं आपने, लेकिन इसकी नॉलेज होना MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको एक जनरल सा एक व्यू बता रही हूँ, ये आपने प्रॉपर ग्राफ बनाना है। प्राइस प्लॉट करी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करी। जहाँ x और y एक्सिस मिलते हैं वो ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन पे वैल्यू 0 होती है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना, ये प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, तो आपके पास डिमांड कर्व बनकर आएगा कुछ इस तरह का। ये प्लॉट करने की आपने खुद से कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सिर्फ उस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये सब समझाना पड़ा। क्वेश्चन ये था डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है। अब डायरेक्टली तो नहीं ये बात बताई जा सकती थी। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, यूं मत देखिएगा उसको, देखने में ही वो डाउनवर्ड, अपवर्ड यूं होगा, डाउनवर्ड यूं होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नहीं 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 नीचे से ऊपर नहीं जाते, मतलब तभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए उसको पूरा बोलते हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। राइट टू लेफ्ट नहीं देखना है आपने, लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है, बस इस पे ज़रा अपनी क्लास एंड करेंगे। महक ने सब पढ़ा हुआ है, महक आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ भाई, कोई रीज़न जहन में आ रही हो कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों बन रहा है, ये अपवर्ड क्यों नहीं बन सकती? जब प्राइस हाई है तो क्वांटिटी डिमांड कम है, और जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है। तो इसकी सिंपल रीजनिंग, तो अगर सिंपल रीजनिंग तो ये है कि क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है तो उनका जो कर्व बनकर आता है वो डाउनवर्ड स्लोप बनकर आता है। अब ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट। इकोनॉमिस्ट ने इसको फर्दर समझाया है, कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसा क्यों होता है जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड करना कम कर देते हैं? पहली बात, अफोर्डेबल नहीं रहती। आसान तरीन एग्जाम्पल, ये यहाँ बात हो रही है अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, हमने तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट करे हुए थे, ये इनकम यहाँ पे क्या कर रही है? ये सवाल फ़ौरन से रेज होना चाहिए। यहाँ पे मनी इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है रियल इनकम की। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है मनी इनकम, एक है रियल इनकम। मेरी इनकम 1000 रुपये थी, 1000 रुपये ही है,
इनकम नहीं चेंज कर रही मैं, क्या चेंज कर रही हूँ, प्राइस के चेंज होने से मेरी परचेजिंग पावर पे जो इफेक्ट आया है ना, परचेजिंग पावर का दूसरा नाम क्या है, रियल इनकम। यानी जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो रियल टर्म्स में हमारी इनकम क्या हो जाती है, इनकम तो वही है लेकिन रियल टर्म्स में, यानी उसकी परचेजिंग पावर, उससे अब मैं कितनी यूनिट्स बाय कर सकती हूँ, वो मेरी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पहली रीज़न किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड करना क्या कर देते हैं। दूसरी रीज़न, लोग शिफ्ट कर जाते हैं सब्स्टिट्यूट पे, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस इफेक्ट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर तो वो सिंपल रीजनिंग पूछ रहा है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, ये सिंपल रीजनिंग है। लेकिन अगर वो फर्दर पूछ रहा है कि क्यों इन्वर्स रिलेशन, उसकी भी बैकवर्ड थ्योरी पूछना चाह रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम तो हमारा थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कुछ काम करने हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि आप लोगों ने ये स्लाइड जो मैंने सेंड करी हुई है ऑलरेडी, और अब आप लोग जैसे जैसे ऐड होते जाओगे मैं दोबारा से रीशेयर कर दूँगी, आपने स्लाइड बहुत अच्छे से पढ़ के आनी है, ठीक है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते। और मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम बोलें या जो भी बोलें, लास्ट क्लास में फ़िज़िकल स्टूडेंट्स जो क्लास में आके बैठ रहे थे वो कम थे, ऑनलाइन ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मुझे स्टूडेंट्स के फेसेस नहीं नज़र आ रहे थे, तो मैं अपने उससे फ़्लो से पढ़ा रही थी। प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे आगे स्टूडेंट की फेस दिखता है कि यार उसको शायद क्लियर नहीं हो रही बात, तो जब तक उसको क्लियर नहीं होती मैं तब तक क्लियर करती हूँ, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं है उनको अभी ये कैसे क्लियर होंगी बातें, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इस स्लाइड को अच्छे से रीड करके आइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत डिटेल में ना जाना पड़े, कुछ कुछ बातें आप लोगों को पता हों ऑलरेडी, और एमसीक्यूज़ थोड़ा सा हम जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। इसको यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है जवाब देने में, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं जितना हो सके। और एक और चीज़ प्रेफरेबल है, एक तो नंबर 1 आप लोग रजिस्ट्रेशन अगर करवानी है, बार बार बोल रही हूँ, तो जल्दी करवा लें, ग्रुप में जल्दी ऐड हो जाएं। दूसरी बात ये कि जो भी क्वेश्चन पूछना है ग्रुप में पूछें। जी मैंने बनाया है इकोनॉमिक्स पोर्शन का, आप रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं? हाँ, तो आप लोग रजिस्टर्ड ग्रुप में आ जाए ना, एडमिन में बात करें, आप अभी बस जाके बात कर लें, उनसे बोलें प्लीज़ हमें ऐड कर दें, मैं रीशेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग ग्रुप में पूछिएगा क्वेश्चन, ताकि ग्रुप में पूछेंगे तो आपको मैं जवाब दूंगी, बाकी सब भी उसको कोई भी अगर उनसे उनका भी उसी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअली एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं 10 स्टूडेंट्स को अलग अलग दूँ तो बेहतर है कि एक ही दफ़ा जवाब दे दूँ। और ग्रुप में पूछने से ये होता है कि आपका जवाब हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट भी आपको बात समझा दे, तो एक म्यूचुअल जो है ना वो तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैं रखूँगी जितना पॉसिबल है, मेरे असल में ऑलरेडी मैं 1 बजे से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मसला है, लेकिन